अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर 8 है कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली से रिलेटेड। हम लोग इसमें कार्बन के कुछ कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह सिलिकॉन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ग्रुप 4A से रिलेटेड हैं। 14 ग्रुप भी इसको बोला जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ये इनकी अक्रेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किस फॉर्म में, प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस कार्बन की क्या क्या हैं, इनके सिंथेसिस और केमिकल बिहेवियर्स को, एप्लीकेशंस को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके साथ साथ सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन के कंपाउंड, फिर सिलिका, सिलिकेट्स, एलुमिनो सिलिकेट्स, ग्लास के अंदर इनकी यूजेस, सिरामिक मटेरियल में इनके यूजेस और सिलिकॉन्स। कार्बन कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म यूजुअली हम लोग नेचुरल एलोट्रॉपिक फॉर्म 3 ही लेते हैं। उनमें डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लर्नीज इनको लिया जाता है, जिनको बुक मिनिस्टर फ्लर्नीज का नाम भी दिया जाता है या बकी बॉल्स का नाम भी दिया जाता है। ये तीनों इनके नेचुरल एलोट्रॉप्स के तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ आर्टिफिशियल, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लर्नीज, ये नेचुरल आइसोटोप्स के तौर पर लिए जाते हैं। ये दोनों उसकी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन हैं, हम लोग सिंथेसाइज करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर। ये एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट के तौर पर एग्जिस्ट करता है, वाइल सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड दे एक्सक्लूसिवली अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कार्बन सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस ग्रुप के बाकी सारे मेंबर जो हैं वो अपने ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सिलिकॉन सिलिका की फॉर्म में, सिलिकेट्स की फॉर्म में एंड एलुमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जर्मेनियम के ये कंपाउंड्स हैं, ये इन कंपाउंड्स की फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। टिन के कंपाउंड्स भी गिवन है और इसी तरह लेड के गैलीना, वाइट लेड डोर, ये इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे कंपाउंड फॉर्म में है। जस्ट कार्बन इज अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, और कार्बन की प्योर फॉर्म और उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म यहाँ गिवन है। प्रॉपर्टीज क्या हैं? कार्बन एंड सिलिकॉन एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ -2, +2 एंड +4। ये 3 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो। लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड ये +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, माइनस में नहीं जाते क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं ये तीनों। क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर बढ़ता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन और सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउनवर्ड। मतलब लेड+2 जो है, लेड+4, लेड+4 फॉर्म में लेस स्टेबल होता है। तो +4 फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट लें तो टॉप टू बॉटम कार्बन से लेड की तरफ स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। लेकिन +2 फॉर्म में कार्बन टू लेड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ कार्बन +2 फॉर्म में है, यहाँ +4 फॉर्म में है। तो +4 फॉर्म में कार्बन अनस्टेबल, स्टेबल है, ऊपर वाला स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज होती है। तो +4 फॉर्म में कार्बन का कंपाउंड या CO2 ये स्टेबल है, लेकिन +4 फॉर्म में लेड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसका मतलब है कार्बन से लेड की तरफ जाएं तो +4 फॉर्म में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। कार्बन का +4 स्टेबल है, लेड का +4 लेस स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, यहाँ कार्बन +2 फॉर्म में है, जबकि लेड ऑक्साइड स्टेबल है,
तो +2 फॉर्म में नीचे वाला स्टेबल है, +4 फॉर्म में ऊपर वाला स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड याद रखना है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो तो स्टेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज होती है, +2 हो तो इंक्रीज हो रही होती है। एटॉमिक नंबर्स, फिर उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डाउनवर्ड डिक्रीज होती जा रही हैं। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है, उसके साथ साथ बॉन्डिंग एंथैल्पीज, हेलोजन की, हेलोजन ऑक्सीजन के साथ, और इसी तरह इन एटम्स की हाइड्रोजन्स के साथ, हेलोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग एंथैल्पीज की वैल्यूज गिवन है। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज का आपस में कंपैरिजन है। डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जाहिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर कार्बन फर्दर 4 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट में 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है, चौथे कार्बन के साथ इसका जो बॉन्ड बन रहा होता है वो डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड लिया जाता है, जो इन बिटवीन द लेयर्स बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 154 पिकोमीटर है डायमंड के केस में, जबकि ग्रेफाइट के केस में ये 141 पिकोमीटर है। और लेयर डिस्टेंस, जो 2 लेयर स्ट्रक्चर है ना ग्रेफाइट का, तो 2 लेयर्स के दरमियान फासला 335 पिकोमीटर है, यानी लेयर्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इन बिटवीन द लेयर्स वो वीक है। हाई बैंड गैप एनर्जी है इसकी 4.54 के करीब एग्जिस्ट करती है, जबकि ग्रेफाइट की बैंड गैप एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। हार्डेस्ट मटेरियल विद डी डेंसिटी इसकी 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, और नॉन मटेरियल्स में से, नॉन नेचुरल मटेरियल्स में से डायमंड को हार्डेस्ट मटेरियल लिया जाता है, जबकि ग्रेफाइट रिलेटिवली सॉफ्ट है और उसकी डेंसिटी जस्ट 2.26 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। ये नॉन कंडक्टर है करंट का, जबकि ग्रेफाइट करंट का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की बहुत ज़्यादा है, ग्रेफाइट से भी ज़्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट की थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटिवली डायमंड की निस्बत कम है। आमतौर पर यह एज्यूम किया जाता है कि डायमंड हीट का भी नॉन कंडक्टर और करंट का भी, तो ऐसा नहीं है। ये करंट का नॉन कंडक्टर है बिकॉज इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके एटम चूंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं तो दे हैव द हाई थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू। वो वाइब्रेट करते हुए साथ वालों को ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करवाते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्लरनीज की हिस्ट्री है। 1966 में इसका हॉलो स्ट्रक्चर पॉस्टुलेट किया गया कि ये हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन 1970 में C60 मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट किया गया। 1985 में C60 का लेज़र एक्सपेरिमेंट से, जब ग्रेफाइट पर लेज़र एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर C60 का स्ट्रक्चर बना लिया। 1990 में सिंथेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव अमाउंट्स, तो ये सिंथेसाइज किया जाना शुरू किए गए, यहाँ तक इसका प्रूफ आ गया था हमारे पास। और 1996 में इसके ऊपर नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, ये बुकमिस्टर फ्लरनीज के ऊपर, या जिनको फलनीज का नाम दिया जाता है। सिंथेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हाई प्रेशर सिंथेसिस है, मतलब 50 to 100 किलो बार तकरीबन प्रेशर लिया जाता है। हाई टेम्परेचर, आयरन, कोबाल्ट और निकल की मौजूदगी में डायमंड प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड दे आर कॉल्ड। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर स्टेबल अगेंस्ट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एंड बेसिस। ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, रिड्यूस नहीं होते, मतलब दे आर इनर्ट टू मच एक्सटेंट कि इनके ऊपर एसिड बेसिस के रिएक्शन नहीं होते। सिलिकॉन, इसका जो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोथर्मल रिडक्शन से बन रहा होता है। सिलिका की कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं
एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तो सिलिकॉन प्रिपेयर हो जाता है। और प्यूरिफिकेशन बाय डिस्टिलेशन, ये नेक्स्ट मेथड है कि सिलिकॉन HCl से रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोजन बनता है, ये कंपाउंड बनता है, और फर्दर इससे HCl निकल जाता है। जब डिस्टिलेशन करते हैं तो HCl निकल जाता है और सिलिकॉन प्रिपेयर होता है। फ्लोटिंग जोन मेल्टिंग प्रोसेस फ्रॉम सिलिका टू अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, इस मेथड से भी हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। जस्ट मेथड्स के नेम आपको याद होने चाहिए, डिटेल का की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज, सिलिकॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिलिकेट्स बनाता है। इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज एसिड बेस दोनों की तरह की हैं। ये एसिडिक प्रॉपर्टीज यहाँ दे रहा है, सोडियम सिलिकेट बना रहा होता है। डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, सॉरी बेस के साथ रिएक्ट करता है एज अ एसिड, लेकिन एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता डिस्पाइट इट्स नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होता। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्ट विद बेसिस। टेक्निकल एप्लीकेशन, कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ डायमंड, ये कहाँ यूज होता है? कटिंग टूल के तौर पर यूज हो रहा होता है। हम जानते हैं ग्लास काटने के लिए डायमंड के कलम यूज किए जाते हैं, तो डायमंड की टिप उससे ग्लास काटा जाता है, तो ग्लास कटिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी के तौर पर यूज होता है, एक्सेल बॉक्सेस के तौर पर यूज होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में ये ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज होता है। बहुत सारे ये जो सेल आपके आ रहे होते हैं आमतौर पर बैटरीज, ये क्लॉक वगैरह में डालने के लिए, तो इनके अंदर ये एज अ इलेक्ट्रोड यूज हो रहा होता है। लेड पेंसिल जितनी है उनके अंदर ग्रेफाइट यूज होता है। सिलिकॉन और जर्मीनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सोलर सेल्स बनाने में यूज होता है, फोटो डायोड्स बनाने में यूज होता है, और इसका कंपाउंड सिलिकॉन्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इनको हम लोग आगे पढ़ते हैं। जर्मेनियम भी इसी तरह सेमीकंडक्टर के तौर पर, IR डिटेक्टर के तौर पर, फॉस्फोर्स इसके हैं, ये फॉस्फोरिसेंस का प्रोसेस दे रहे होते हैं, फॉस्फोर्स ग्लास फाइबर्स के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। टिन, लेड, टिन की बात करें तो टिन प्लेटिंग में यूज होता है। टिन प्लेटिंग, ये जो आमतौर पर टिन आते हैं, टिन पैक्स आपके पास आते हैं जिनमें ये ली जाती हैं आपकी ये बॉटल कार्बोनेटेड वाटर एटसेट्रा, तो टिन पैक में होता है, तो टिन प्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। क्रॉकरी बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल क्रॉकरीज जो है इसमें टिन यूज हो रहा है। ये आमतौर पर जो एंटीक्स पड़े हुए होते हैं आपके म्यूजियम्स वगैरह में, तो उनके अंदर टिन प्लेटिंग होती है। सॉफ्ट सोल्डर्स, सोल्डर्स ये आमतौर पर जो गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर टिन या लेड, टिन को एज अ सॉफ्ट सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है। 40 to 70% उसमें टिन होता है और 30 to 60% लेड। लेड को लेड पाइप्स बनाने के लिए लेड करेक्टर्स, इसी तरह एम्यूनेशन, एम्यूनेशन ये जो आम ये आपकी होती हैं बुलेट्स वगैरह, तो बुलेट्स के अंदर इसके लेड के यूज किए जाते हैं, गोल से बॉल से, तो एम्यूनेशन बनाने में। पेट्रोल एडिटिव के तौर पर टेट्राइथाइल लेड यूज होता है। एंटी रस्ट पेंट के तौर पर यूज होता है, PVC स्टेबलाइजर के तौर पर और लेड अकोमोलेटर के तौर पर, इन सब कामों में लेड को इस्तेमाल किया जाता है। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? कार्बाइड्स, सबसे पहले कार्बन के बाइनरी कंपाउंड कार्बाइड रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन with either metals or semi metals whereby carbon is the more electronegative partner। मतलब कार्बन का ऐसे किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड जिनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इनको हम बोलते हैं कार्बाइड्स। कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड्स, दीज आर द कोवेलेंट कार्बाइड। साल्ट लाइक कार्बाइड्स, ये होते हैं एसिटाइलाइड्स, मेथेनाइड्स, एलिनाइड्स एटसेट्रा, दीज आर द साल्ट लाइक कार्बाइड। मेटेलिक, जिनके अंदर मेटल्स, intercalation compound where carbon atoms are incorporated into the
क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेटल। आपको याद होगा हमने मेटल के दो तरह के कंपाउंड पढ़े थे, अलॉयज होते हैं दो तरह के, इंटरस्टिशियल अलॉयज होते हैं और दूसरे सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज होते हैं। तो हमने बात की थी वो जो इंटरस्टिशियल अलॉयज हैं उनकी इंटरस्टाइसिस के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स आ जाते हैं, एटम्स आ जाते हैं जो उनको नई प्रॉपर्टीज देते हैं। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। जैसे मेटल की किसी भी इंटरस्टाइसिस में कार्बन के एटम्स आ जाएं, हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएं, तो दे विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल अलॉयज। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग मेटेलिक कार्बाइड्स का नाम भी देते हैं। टंगस्टन कार्बाइड एक कटिंग टूल्स के तौर पर यूज होता है। आयरन कार्बाइड जिसको सेमेंटाइट का नाम भी दिया जाता है, P3C टाइप स्ट्रक्चर है। ये माइक्रो क्रिस्टल्स इन स्टील, स्टील के अंदर इसकी माइक्रो क्रिस्टल्स ऐड की जाती हैं। मीथेन हाइड्रेट्स, ये नई टर्म है, आपने पहले नहीं सुनी हुई। मीथेन मॉलिक्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। सिंथेसिस हो रही होती है और मीथेन के मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल इर्द गिर्द से ग्रिप कर रहे होते हैं, एनक्लोज कर रहे होते हैं। इनको हम लोग मीथेन हाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो ये भी कार्बन के कंपाउंड के तौर पर लिए जाते हैं। कार्बन हेलाइड्स CF4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राआयोडाइड, ये चार किस्म के कार्बन हेलाइड्स बनते हैं। कार्बन ऑक्सी हेलाइड्स भी बनते हैं, COF2, COCl2, COBr2 etc. These all except CF4, सिर्फ CF4 हाइड्रोलिसिस नहीं देता। ये सारे के सारे कार्बन हेलाइड्स और ऑक्सी हेलाइड्स हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस देते हैं और इनके हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, हेलोजन एसिड्स बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो क्वेश्चन अगर हो कि कार्बन हेलाइड्स और कार्बन ऑक्सी हेलाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड और आर हाइड्रोलाइज्ड टू, तो एक प्रोडक्ट कौन सी है, CO2 बनती है और दूसरी प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड बन जाता है। लाइक अगर हेलाइड हो आपका क्लोरीन का तो HCl बनेगा, ब्रोमीन का तो HBr बनेगा, आयोडीन का तो HI बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग हेलाइड बन जाएंगे और CO2 बनेगा। COCl2 फॉस्जीन गैस के नाम से मशहूर है। इसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया गया था एज अ वॉर गैस। तो इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड। इसको COCl2 को एसिडामाइड, आइसोसायनेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। हेलोजिनेटेड कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली विद अल्कलाइन मेटल्स। हेलोजिनेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के रिएक्शंस अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक्सेट्रा, तो ये इनके साथ फॉरन रिएक्शन करते हैं। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इट्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है फॉर फैट, सॉयल, सल्फर एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इट्स ट्रांसपेरेंट, ये वाटर की तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, हाईली टॉक्सिक है। कार्बन के तीन तरह के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C3O2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है। C3O2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ मेलानिक एसिड। तो मेलानिक एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो C3O2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब ही ये है, कैल्सिनेशन एक्चुअली टर्म कैल्शियम कार्बोनेट की डीकॉम्पोजिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, ये पॉइंट याद रखना है। कैल्सिनेशन का पॉइंट भी याद रखना है, डीकम्पोजिशन होती है, और साथ आपने ये याद रखना है स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड। तो स्टेबिलिटी की वैल्यू, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज होती जाती। उसकी डिक्रीज होने की क्या वजह है, बिकॉज डाउनवर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही होती। सॉफ्टनेस ऑफ व्हाट, सॉफ्टनेस मीन्स ऊपर वाले जो आइंस हैं, अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आइन की बात करें तो दोज आर हार्ड आइन। जबकि नीचे मूव करते हैं तो उनकी हार्डनेस कम होती जाती है, सॉफ्ट होते जाते हैं। और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी सॉफ्ट एनाइंस हैं। तो सॉफ्ट एनाइंस सॉफ्ट के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज होती जाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है। Reabsorption of IR radiations by the gases which are enveloping the earth atmosphere, मतलब अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेज हैं, जब ज़मीन की तरफ रेडिएशंस आ रही होती हैं, ये शोन है, तो रेडिएशन जो ज़मीन की तरफ आती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो सारी को रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या गैसेज की वजह से नीचे रह जाती। तो 70% एमिशन इन IR रेंज हो रही होती है, वो एब्जॉर्ब होती है, उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स या ट्रेस गैसेज एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने का बायस बनता है। तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देता है। कहते हैं रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडीज थ्रू स्मॉल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, H2O, CH4, N2O, O3 एटसेट्रा इन द एटमॉस्फेयर। तो रीअब्जॉर्प्शन, ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब कि इनको ये इसी रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन देते हैं और इसी रेंज में फिर उसी रेडिएशंस को इवॉल्व भी कर रहे होते हैं। वाटर और CO2, these are the most problematic gas, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करते हैं। उसने लिखा है कि मीथेन, ओजोन, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे मिलकर 10% ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनते हैं, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका 90% का रोल प्ले करते हैं। कहता ओवर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ CO2 has been almost completely removed from the atmosphere through the formation of carbonate sediments. कहता है अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बाज दफ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुकम्मल तौर पर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में सेडिमेंट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो तब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर यही फ्यूल जलते हैं तो जलने पर CO2 की अमाउंट जब फिजा में बढ़ती है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा इंटेंसिव होता चला जाता है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज अबाउट 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस वक्त जमीन का सरफेस ऑफ अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 33 लिया जाता है, किसी इलाके में ज्यादा किसी में कम। तो अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इट इज अज्यूम्ड दैट -18 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी द टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक हद तक जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन भी रखता है, लेकिन ये जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने का बायस भी बनता है। CO2 और वाटर इन रेंजेस में एब्जॉर्प्शन देता है, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसकी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्कैटरिंग के लिए ये एनर्जीज एब्जॉर्ब होती हैं, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती हैं, और ये सारी वेवलेंथ IR रीजन में फॉल करती हैं, और इसी IR रेडिएशंस की एमिशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सिलिकॉन कंपाउंड, ये सिलिकॉन के डिफरेंट कंपाउंड्स के नेम फार्मूले गिवन है। इस टाइप के एसाइक्लिक सिलेन्स हैं, मतलब ये बिल्कुल जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कार्बन चेन, जैसे ओपन चेन कार्बन कंपाउंड है वैसे ही ओपन चेन सिलिकॉन कंपाउंड भी बनते हैं। तो साइक्लिक सिलेन्स भी बनते हैं, उनके फॉर्मूला इस तरह से। सिलिकॉन टेट्राहेलाइड्स आर फॉर्म्ड, जैसे कार्बन के टेट्राहेलाइड CX4 टाइप बनते हैं, वैसे सिलिकॉन के SiX4 टाइप टेट्राहेलाइड्स बनते हैं। और इनकी हाइड्रोलिसिस होने से, हमने पीछे बोला है कि हेलाइड्स जो हैं कार्बन के, उनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। तो इनके ये सिलिकॉन टेट्राहेलाइड जो हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस पर भी क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड और SiO2 बन रहा होता है। सिलिकॉन सल्फाइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का हामिल होता है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड, सिलिकॉन डाइसल्फाइड का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह क्या है, इसी तरह SiO2 का पॉलीमेरिक सॉलिड स्ट्रक्चर है जबकि CO2 गैसियस होता है। तो इसकी क्या वजह है, एक्चुअली सिलिकॉन का साइज ज़्यादा है, तो साइज ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ अप्रोच्ड बाय मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसको एट अ टाइम अप्रोच करते हैं, यानी 4 ऑक्सीजन एक ही सिलिकॉन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। जबकि CO2 में कार्बन का साइज छोटा है, उसको टोटल 4 ऑक्सीजन एटम एट अ टाइम अप्रोच नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम अप्रोच करते हैं, और कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना लेता है उन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। सो CO2 एक मॉलिक्यूल की शक्ल में, फ्री मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, और उसका स्ट्रक्चर
इंडिपेंडेंट है CO2 का मॉलिक्यूल, लेकिन SiO2 सिलिका जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स की वजह से सॉलिड होता है। SiO2 एग्जिस्ट एज क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्वार्ट्ज की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये जो आमतौर पर आप अंगूठियों के नगीने जो बनाए जाते हैं, और ये नजूमी आमतौर पर कहते हैं कि आप ये वाला फलां पत्थर पहनो तो वो आपके लिए लकी है। तो वो सारे क्वार्ट्ज हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म की मेटल के पॉजिटिव आइंस उनको डिफरेंट कलर दे देते हैं। प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, क्वार्ट्ज को हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस के मेथड से आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी किया जाता है, नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है। क्वार्ट्ज की एप्लीकेशंस क्या हैं? सिलिका का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो सो इसकी एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाई बैंड गैप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। ये जो आपके सोलर सेल जो बन रहे हैं उसके अंदर क्वार्ट्ज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूवी ट्रांसपेरेंट है क्वार्ट्ज ग्लास फॉर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। यूवी ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज ग्लास को ऑप्टिकल पर्पजेस के लिए, यूवी लैंप जो बनाए जाते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। इसी तरह से क्वार्ट्ज की वो जो आप बनाते हैं आमतौर पर फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, क्यूवेट्स। तो क्यूवेट्स जो क्वार्ट्ज की क्यूवेट्स हैं वो सबसे महंगी क्यूवेट्स हैं, तो उनको इसीलिए लिया जाता है कि क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का हामिल है ये। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मीन्स इट गिव्स द मैकेनिकल वाइब्रेशन आर जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिंग फील्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए तो ये वाइब्रेशन देता है, और इसी वजह से इसको हम लोग किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज को क्लॉक जनरेटर्स इन वॉचेज, रेडियोज एंड कंप्यूटर, इसको क्लॉक के तौर पर यूज किया जाता है। अमॉर्फिस सिलिका, ये तो था ना क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक अमॉर्फिस सिलिका बनता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। माइक्रोपोरुअस सिलिका जेल के तौर पर यूज होता है, ये एज अ डेसिकेंट। आपने ये मुख्तलिफ टेबलेट की जो बॉटल्स हैं उनके अंदर एक थैली सी देखी होगी सिलिका जेल, तो वो उसका स्ट्रक्चर पोरुअस होने की वजह से वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से। तो माइक्रोपोरुअस सिलिका जेल के तौर पर अमॉर्फिस सिलिका को यूज करते हैं। सोडियम सिलिकेट से प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्टिव सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द OH ग्रुप्स यूज्ड एज एडिटिव इन सस्पेंशन। ये डिफरेंट किस्म के सस्पेंशन मटेरियल्स में किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? बॉन्ड्स बिटवीन द OH, ये जो रिएक्टिव सिलिका है इसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन रिएक्टिव है, वो के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो दूसरा मटेरियल जो भी इसमें डालते हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर लेता है। तो जब दूसरा मटेरियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करता है तो वो इसके ऊपर चिपक जाता है, तो वो सस्पेंशन इसके ऊपर चिपक जाती हैं। सो ये रिएक्टिव सरफेस का हामिल होता है। जैसे ये जो दीवारों के ऊपर आप पेंट कर रहे होते हैं वो भी उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो रेत है, वो रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट प्रोवाइड करता है, तो जो पेंट है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर रहा होता है, रिएक्टिव सरफेस बनाते हैं। सिंथेसिस वाया फ्लेम पायरोलिसिस एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिका को इस प्रोसेस में फ्लेम पायरोलिसिस प्रोसेस का नाम देता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ हम लोग सिलिका को प्रिपेयर करते हैं। सिलिकॉन के दूसरे कंपाउंड सिलिकेट्स हैं, ये उनके कुछ सिलिकेट्स के फॉर्मूले गिवन है। रिंग सिलिकेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दीज आर द डोप्ड वेरिएशंस ऑफ बेराइल आर एक्वाफोर्मिन, एक्वामेरीन Fe+3 उसमें हो तो, और अमराल्ड नाम दिया जाता है अगर क्रोमियम+3 इसमें हो। मतलब ये रिंग टाइप सिलिकेट्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ मेटल आयन की आमेजिश की जाती है। लेयर सिलिकेट्स कैओलिन या कैओलिनाइट भी बोला जाता है, कैओलिन भी बोलते हैं, और दूसरा एस्बेस्टॉस है, तो दीज आर टेकन टू बी द लेयर सिलिकेट्स। एप्लीकेशन इन ग्लास, सिलिका को या सिलिकेट्स को या सिलिकॉन को ग्लास में भी यूज किया जाता है, ग्लास मटेरियल बनाने के लिए। ग्लासेस आर मेल्ट्स दैट हैव बीन सॉलिडिफाइड विदाउट क्रिस्टलाइजेशन
ओनली क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑर्डर, नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ग्लास जो है आप सारे मटेरियल्स को मिलाकर क्या करते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, और मेल्ट करने के बाद उनकी स्लो कूलिंग की जाती है। और जब स्लो कूलिंग करते हैं तो बहुत बेहतर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाती, तो वो एमॉर्फिस फॉर्म में ही ग्लास मटेरियल बन जाता है। इसकी बेसिस सिलिका है। सिलिका मेक्स द यूज्ड एज अ नेटवर्क फॉर्मर। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग टेम्परेचर 17-20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये एज अ नेटवर्क फॉर्मर यूज हो रहा होता है। रिडक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट थ्रू एडिशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग ये सारे मेटल आयन। मीन ग्लास के अंदर सिलिका यूज हो रहा होता है, कुछ कार्बोनेट्स भी थोड़े से यूज होते हैं, कुछ ये मेटल ऑक्साइड यूज हो रहे होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये नेटवर्क मॉडिफायर्स के तौर पर भी यूज होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट को लो डाउन करने के लिए भी यूज होते हैं। मॉडिफिकेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन की जा सकती है। वो कहता है एनहांस थर्मल शॉक रेजिस्टेंट ग्लास बनाया जाता है बाई एडिंग बोरोन ऑक्साइड। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, थर्मल शॉक रेजिस्टेंट बोरोन ऑक्साइड ऐड करके। ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करना हो तो सिलिकेट ऐड कर देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना हो तो लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड या लेंथेनम ऑक्साइड उसमें ऐड करता है। इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज एडिशन, तो उसमें बेरियम ऑक्साइड या सेट्रॉन्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। कलरिंग एडिशन, अगर कलर कोई ऐड करना है तो आप उनमें कोई भी ट्रांजिशन मेटल आइन ऐड कर देते हैं। जिस कलर का ट्रांजिशन मेटल आइन ऐड करेंगे उसी कलर का ग्लास बन जाएगा। तो मेटल क्लस्टर्स भी ऐड करते हैं, जैसे गोल्ड के, कॉपर के क्लस्टर्स गोल्ड के अंदर, इसके ग्लास के अंदर ऐड करते हैं। एआर कोटिंग, ये होता है एटीआर एटसेट्रा, या वो आपकी, मुझे इसके एब्रीविएशन नहीं आ रही। एआर कोटिंग में कोटिंग विद नैनो स्केल पार्टिकल, तो नैनो स्केल पार्टिकल से कोटिंग करके आप एआर कोटिंग ग्लास में डेवलप कर लेते हैं। एप्लीकेशंस इन सिरामिक मटेरियल्स। सिरामिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, और पॉलीक्रिस्टलाइन नॉन मेटल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्ले सिरामिक्स भी होते हैं, ग्लास सिरामिक्स भी होते हैं, मेटल सिरामिक्स भी होते हैं। क्ले सिरामिक्स में कायोलिन, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार को यूज किया जाता है। ग्लास सिरामिक के अंदर ग्लासेज विद अ वेल डिफाइंड अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइट्स, इनको यूज किया जाता है। मेटल सिरामिक्स में मेटल विद फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल विद इन कोबाल्ट, मतलब मेटल फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल को सिरामिक्स के अंदर इंक्लूड करके मेटल सिरामिक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इन WC सिरामिक्स, तो ये उसकी एग्जांपल उसने एक दी है। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिका का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक फॉर्म में, और अगर उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के गिर्द जो 4 ऑक्सीजन है, उन 4 में से 2 किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हम रिप्लेस कर दें तो उनको बोलते हैं सिलिकॉन्स। दीज आर मॉडिफाइड सिलिका। तो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप सिलिका में 2 ऑक्सीजन की जगह ले लेते हैं। दे आर हाईली स्टेबल इन टर्म्स ऑफ केमिकल एंड थर्मल, मीन्स टेम्परेचर स्टेबल भी है, थर्मल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी दोनों ज्यादा है इनकी। सिंस देयर SiC सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, उनके सिलिकॉन और कार्बन के मिथाइल ग्रुप के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बने होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं। ये सिलिकॉन ऑयल्स के तौर पर यूज होते हैं। अगर सिलिकॉन ऑयल हो तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पर इसको यूज करते हैं। सिलिकॉन रबड़ के तौर पर यूज होते हैं, ट्यूबिंग, गैस्केट्स वगैरह। ये जो जैन जिनको नाम दिया जाता है इंजनों के ऊपर लगते हैं उनको गैस्केट्स बोलते हैं। हार्ट वॉल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में यूज होते हैं। सिलिकॉन जेल्स इम्प्लांट्स बनाने में, LEDs बनाने में इस्तेमाल होती हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको सेमीकंडक्टर्स के तौर पर भी यूज करते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक। अगर ये सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर फॉर्म में लें तो दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और अगर इनको इनके साथ कोई डोपिंग कर लें, मतलब कोई भी ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर लें तो दे विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक। जब ये एक्सट्रिंसिक बनते हैं तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, तो डोपिंग करके इनको कंडक्टर बनाते हैं।
तो ये जो पीएन टाइप डोपिंग कर लेते हैं उससे डायोड्स बनती हैं। तो डायोड्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कंपोनेंट के तौर पर काम करती हैं। ये पीएन जंक्शन जो है ये ट्रांजिस्टर्स के तौर पर, रेक्टिफायर्स के तौर पर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के तौर पर यूज होते हैं। ये कुछ समरी सी है कार्बन की, ओवरव्यू ऑफ कार्बन केमिस्ट्री। कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है, वाटर के साथ बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो उससे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड भी बन देते हैं, ऑक्सीक्लोराइड भी बनता है, सल्फर के साथ कॉम्बिनेशन करे तो ये इसकी कुछ केमिस्ट्री है। इसी तरह से कुछ समरी ब्रीफ सी ये सिलिकॉन की केमिस्ट्री की है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। हैव अ गुड डे। क्वेश्चन है तो वो आप लोग बताएंगे।